अपन बात करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि भारत की संसद। तो इसके कितने अंग होते हैं अपन को ये देखना है। तो इसके अंग होते हैं 3, यानी कि इसमें कौन कौन होते हैं। तो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि राष्ट्रपति, और राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है, यानी कि अपनी संसद तैयार होती है। तो इस स्लाइड में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मतलब संसद के 2 भाग होते हैं, यानी कि सदन 2 होते हैं। ठीक है, 2 सदन हो जाएंगे, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसमें से मतलब कितने सदस्य कहाँ पर बटे हुए हैं तो ये देखना है अपन को। तो यहाँ पर ये दोनों बटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, तो ये बढ़ जाएंगे। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं 250, इसमें होते हैं 545 और ज़्यादातर 550 हो सकते हैं। तो अभी हाल इसमें 543 तो ऑलरेडी हैं यहाँ पर, और 13 यूटी में आते हैं, यानी कि यूनियन टेरेटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और इसमें यहाँ पर आ जाते हैं 12 मनोनीत, यानी कि राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, और 238 सदस्य हो जाते हैं। ये 200 टोटल हो गए 250। ठीक है, तो अगली स्लाइड में चलें। ठीक है ना, पार्लियामेंट बाई मिशन योगेंद्र स्टडी यूपीएससी। तो यूपीएससी बेस पे अपन पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे तुरंत ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। कैसा अंग है, विधायी अंग, यानी कि विधि बनाने वाला अंग है। संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल, यानी कि यहाँ पर जो मंत्रीगण होते हैं बेस्ट होते हैं, तो इस वजह से इसे बेस्ट मॉडल कहा जाता है। अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है। मतलब ये एक विशेष प्रकार का दर्जा, जैसे अपन घर में मान लेते हैं तो बड़े यानी कि बुजुर्ग लोगों को बहुत ही अच्छी इज्जत सम्मान देते हैं, तो ऐसी अपनी संसद के भी है। और केंद्रीय है, केंद्रीय इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ही कानून बन के आते हैं और फिर पूरे देश में लागू होते हैं, तो इसलिए इसे केंद्रीय बोला जाता है। संविधान के 5वें भाग में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में है, तो 5वें भाग में है। कहाँ से कहाँ तक, यानी कि संसद की बात कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 79 से 122 तक। इसमें गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में बात की गई है। संसद का गठन, तो गठन कैसे होता है इनका, तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, जैसा कि अपन ने पहले ही जान चुके हैं। क्या क्या जाना था अपन ने, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों के तीनों मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने देखा था कि राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है, किसका, संसद का। और 2 सदन में ये आ जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा को उच्च सदन, यानी कि ऊपर वाला सदन कहा जाता है, यानी कि बड़ों की सभा या चैम्बर। ठीक है, जबकि लोकसभा को निचला सदन और पहला चैम्बर कहा जाता है। इसको चर्चित सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा होती है, इसलिए होती है कि इसके द्वारा अगर काम नहीं होगा तो बिल पास नहीं होगा। बिल यहीं से स्टार्टिंग मतलब पास माना जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनता लोकसभा को डायरेक्ट वोट देती है, ना कि राज्यसभा को, इसलिए इनका पावर ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से इसको चर्चित सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। राज्यसभा में राज्य
व संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पर दोनों मिलाकर होते हैं, ठीक है। जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि यहाँ पर संपूर्ण भारत के लोग आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जितनी भी जनता है उनने वोट दिया है लोकसभा में, जितने जो नेता आए हुए हैं। तो आगे चले अपन। तो हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, संसद के किसी भी सदस्य का सदन का सदस्य नहीं होता। कौन? राष्ट्रपति। ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदन द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता, यानी कि जब भी विधेयक पास होते हैं और होंगे तभी इसको बिल को मतलब कानून माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति जी का पद है जो अभिन्न अंग जोड़ा गया है अपनी पार्लियामेंट में। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देता। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है, यानी कि चुने हुए कार्य राष्ट्रपति ही करते हैं, इसलिए तो इनको अभिन्न अंग कहा गया है। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति दोनों सदनों का आहूत यानी कि बुला सकते हैं, है ना, और सत्रावसान यानी कि खत्म कर सकते हैं, है ना, लोकसभा को विवेकित कर सकते हैं। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी भी कर सकते हैं। अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? तो 123 में है। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की पद्धति पर क्यों आधारित है? क्योंकि ब्रिटेन वालों ने हमारे ऊपर रूल किया है, कम से कम 250 साल तक रूल किया उन्होंने, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से आ गए थे ये लोग, और 1947 तक हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इतने समय तक इन्होंने राज किया है, तो जैसी अपन ने सत्ता देखी उनकी, तो वैसे ही अपन ने अपना ली है यहाँ पर भारत पे। तो आपको मतलब ये कन्फ्यूजिंग दूर हो गई होगी जो ये ब्रिटेन की पद्धति क्यों अपनाई गई है। ब्रिटेन की संसद ताज का मतलब राजा या रानी, यानी कि वहाँ पर राजा या रानी होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं, उनको राजा या रानी से के नाम से बुलाया जाता है, और अभी भी हाल पर ऐसा ही होता है वहाँ पर। हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी कि जैसे अपन राज्यसभा कहते हैं तो वहाँ पर उसे हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि ऊपरी सदन, और हाउस ऑफ कॉमन यानी कि निचला सदन जैसे अपन लोकसभा को कहते हैं, तो वहाँ पर ऐसे नाम भी लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने में हाईलाइट किया हुआ हूँ मैं, और जितने बोल रहा हूँ कि ये आ सकते हैं, तो आए हुए क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, यानी कर जो ब्रिटेन और भारत में चल रही ये पद्धति है उसमें तो राष्ट्रपति ये उनके मतलब ब्रिटेन के राजा या रानी उनका अभिन्न अंग होते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन चलता है, जैसे अमेरिका में चलता है, तो वहाँ पर उनका अभिन्न अंग राष्ट्रपति जी कांग्रेस का नहीं होते हैं। जैसे अपन यहाँ पर संसद बोलते हैं, वहाँ पर वो कांग्रेस बोलते हैं। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जैसा कि लिखा हुआ है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन। अब देखो यहाँ पर अपन कहते थे अपने देश यानी कि भारत में, जो कि बहुत ही प्यारा देश है अपना, इसमें ऊपरी सदन को अपन क्या कहते थे? राज्यसभा। और निचले सदन को क्या कहते थे अपन? लोकसभा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? अब बात करेंगे अमेरिका के बारे में, तो इसको सीनेट कहा जाता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
यानी कि सीनेट या ऊपरी सदन कह दिया। निचले वाले सदन को क्या कह दिया यहाँ पे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इंग्लिश में अपन रिप्रेजेंट करने की बात करते थे, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश से नाम ले लिया गया है, क्योंकि यूएसए इंग्लिश पर मतलब कि इंग्लिश से ज़्यादा बोलते हुआ तो ऐसे नाम रख लेती हैं। सरकार को संसदीय पद्धति में विधायी या कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद ताज की तरह है। यानी कि ये इसमें ये बात कही गई जो कि मैंने पहले ही बोल दी है कि भारत की संसद व्यवस्था जो है, संसदीय पद्धति व्यवस्था जो है अमेरिका से अलग है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति के मतलब अभिन्न अंग नहीं होते, यहाँ पर अभिन्न अंग होते हैं। वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं। अपने यहाँ पर चुन के लोग जो जाते हैं वो उनको नेताओं को चुनते हैं, मतलब राष्ट्रपति जी को चुनते हैं अनुपातिक पद्धति से जो वोटिंग होती है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। तो वह दूसरी तरह यानी कि राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। ऐसा इसमें यह कहा गया है कि मतलब विधि बनाने वाले लोग अलग होंगे और कार्यकारी लोग अलग होंगे, ये बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब विधि बनाने के लिए लोग अलग से होंगे और कार्य करने वाले अलग होंगे, क्योंकि अपने यहाँ पर ये होता है कि संसद में डबल कार्य भी करते हैं। मंत्री वही बन जाते हैं, वही लोग मतलब अपने नेताजी लोग मतलब कि विधि भी बनाते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विधि बनाने वाले लोग अलग होते हैं वहाँ पर और कार्यकारी यानी कि इम्प्लीमेंट करने वाले अलग होते हैं। अपने यहाँ पर दोनों कार्य ही एक लोग ही कर लेते हैं। तो ऐसा अपन समझ लेते हैं इसको। तो इसमें थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट समझ लेते हैं इसको संसद के सदस्यों को। मतलब इसमें और आगे का जो वीडियो बनेगा बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सा मतलब पूरा संपूर्ण तरीके से बनाऊंगा पर, लेकिन इसमें ये समझ लेते हैं कि थोड़ा इसका बेस ले लेते हैं। मतलब ये कहने का है मतलब मेरा संसद के सदस्य राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, 238। और यहाँ पर हो जाएगा अपना केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि 238 ये हो जाएंगे और बाकी हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश के। ठीक है, तो अपन ने वहाँ पर देखा था कि 12 थे मनोनीत सदस्य, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, यानी कि स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, पर लेकिन लोकसभा का विघटन हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रक्रिया आती है कि 1/3, जैसे मान लो कि 1/3 है, 1/3 इस मान लो कि 60 सदस्य होते, 60 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएंगे 20। तो 20 मान के चल रहे हैं अपन ऐसा, क्योंकि इसका निकालोगे तो 80 से भी ज़्यादा आएगा मान 1/3 करने पर। तो 1/3 सदस्य मतलब कि सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं और जाकर अपने मतलब कि अपने घर चले जाते हैं और दोबारा नए निर्वाचित होकर आते हैं बाकी। ठीक है, 1/3 सदस्य। ठीक है, और प्रत्येक ये 6 वर्ष की अवधि तक इनका कार्यकाल होता है। कितनी अवधि तक, 6 वर्ष तक, जबकि इनका कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी कि अपन जैसे वोट डालने जाते हैं तो डायरेक्ट अपन एक नेता को चुन लेते हैं। अपने विधानसभा में जो जैसे चुनाव होते हैं तो डायरेक्ट लोकसभा के भी ऐसे ही चुनाव होते हैं। तो चुने गए लोगों के प्रतिनिधित्व से बनी है। भारत का संविधान सदन में अधिकतम 550 कितने 550 ये लिखा है यहाँ पर की अनुमति देता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और 20 केंद्र शासित प्रदेशों का। तो 20 करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भरी गई सीटें कितनी हैं? तो 543। वर्तमान में 543 हैं 2026 तक। इसमें एक संशोधन कर दिया गया है 84वां, ठीक है, 2002 के समथिंग। तो इसमें मतलब ये प्रोविज़न रख दिया है कि मतलब कि सीटें अभी हाल पर 2026 तक बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती हैं प्रशासन आयोग के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। ये जितने सारे कॉन्सेप्ट आए या हाईलाइटेड क्वेश्चन है तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में ना आए तो रिपीट करके देख लीजिए और अच्छे से मतलब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। और जहाँ भी डाउट हो तो आप मतलब मुझे मतलब कमेंट करके बता दीजिएगा, तो दोबारा वीडियो बनाकर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते रहिए मिशन योगेंद्र स्टडी UPSC चैनल को, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।